हेलो फ्रेंड्स, द बुल इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। और मेरा नाम है अंकुर गुप्ता। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मीन्स जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कैसे परफॉर्म करती है, उनका बिजनेस कैसे रन होता है। तो टुडे वी विल सी, मीन्स वी विल अंडरस्टैंड हाउ द इंश्योरेंस बिजनेस इज़ वर्किंग। ओके। तो जैसा आपको पता है, मीन्स जो हमारे पेरेंट्स थे, तो इन दैट टाइम इन अर्ली 90s, तो वहाँ पे दो ही कंपनी अवेलेबल थी। एक थी LIC और एक थी GIC। LIC मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो उस टाइम में ये दो प्राइवेट कंपनीज थी। और बाद में फिर वो कंपनी नेशनलाइज हो गई एज़ पर द गवर्नमेंट। तो जो LIC है वो मोस्टली डील करते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, और जो GIC है वो डील करते हैं जनरल इंश्योरेंस में। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, तो जो मेन प्रोडक्ट्स है LIC के वो है लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जो हेल्थ रिलेटेड रहते हैं, लाइफ रिलेटेड रहते हैं। उसी के साथ साथ टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी, एन्युटी एंड यूनिट लिंक्ड। तो इन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो अभी खासकर जो प्राइवेट जो प्लेयर्स है वो ज़्यादा इसको सेल करते हैं। और एंडोमेंट पॉलिसी, तो क्या होती है एंडोमेंट पॉलिसी? तो एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है, जो पॉलिसी होल्डर रहता है वो इन रेगुलर इंटरवल्स में इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है प्रीमियम। और एक मैच्योरिटी होने तक वो रेगुलरली उसमें पे करता है। और मैच्योरिटी होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी टोटल अमाउंट जो भी उसका लमसम है वो उसको पे करती है। तो फर्स्ट सिनेरियो में या तो उसकी मैच्योरिटी ख़त्म होगी तब उसे पेमेंट मिलेगा। इन सेकंड सिनेरियो अगर उसकी कोई अनफॉर्चुनेटली डेथ होती है या फिर कुछ डिसेबिलिटी होती है तो उस टाइम पे उसका जो पैसा है वो उसे वापस मिलेगा। उसी प्रकार जो एन्युटी प्लान्स है, तो एन्युटी प्लान्स है वो टिपिकली रिटायर्ड पीपल के लिए होता है। तो जब किसी का रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट से लेके जब तक वो सरवाइव करेगा तो उस टाइम तक उसे रेगुलरली इनकम आता रहेगा फॉर द रिटायरमेंट। दैट इज़ कॉल्ड एन्युटी प्लान्स। जो यूनिट लिंक्ड है वो सेम लाइक म्यूचुअल फंड, यूनिट लिंक्ड। और म्यूचुअल फंड के जैसा ही वो परफॉर्म करता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो इन्वेस्टर को उसमें प्रॉफिट होगा, पॉलिसी होल्डर को। और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो पॉलिसी होल्डर को लॉस होगा। लेकिन यूनिट लिंक में एक और बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मुझे लिटिल बिट ऑफ रिस्क कवर भी रहता है। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन यूनिट लिंक्ड एंड म्यूचुअल फंड्स। उसी प्रकार अगर आप जनरल इंश्योरेंस में देखेंगे तो इंश्योरेंस होता है कार का, मेडिकल का, मराइन, प्रॉपर्टी एंड इंडस्ट्री। तो दीज आर द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जो हमारे पेरेंट्स करते थे उनके टाइम पे, और अभी भी वो चला आ रहा है। जो उनकी थिंकिंग है वो भी कंजर्वेटिव है। और जो इनके प्रोडक्ट्स है वो भी यानी कि उतने वास्ट नहीं है, देर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं है। लेकिन इन 2000 गवर्नमेंट ने क्या सजेशन दिया, मीन्स क्या रेगुलेशन फॉर्म किया कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी मार्केट में उतारेंगे। और जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो भी इंश्योरेंस बिजनेस में प्रोडक्ट अपने सेल करते हैं पॉलिसी होल्डर्स को। नाउ हम अगर इंश्योरेंस का बिज़नेस देखें तो उसमें जो क्वालिटी, देर आर वेरी फ्यू क्वालिटी प्रमोटर्स, जैसे कि HDFC, ICICI, बजाज एंड SBI। तो जो क्वालिटी प्रमोटर्स है वो काफ़ी कम है। और दूसरे भी जो मार्केट प्लेयर्स है उनके अगर कंपैरिजन करें तो वेरी फ्यू क्वालिटी प्रमोटर्स आर अवेलेबल। तो जो कंपटीशन है वो इन लोग के ही बीच में रहता है कभी भी। और प्रेडिक्ट, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ, प्रेडिक्टेबल। तो ये जो इंश्योरेंस बिजनेस है ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। ये ऐसा कोई फैंसी बिजनेस नहीं है या कोई साइक्लिकल बिजनेस नहीं है जहाँ पे हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि इंश्योरेंस कैसा चलेगा। क्योंकि ये बिज़नेस में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो मल्टी ईयर्स का रहता है बिटवीन पॉलिसी होल्डर्स एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण
जो ये बिज़नेस है बहुत लॉन्ग चलता है, तो हम इसको इजीली प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि मीन्स फ्यूचर में यानी कि क्या घटनाएं हो सकती है और क्या प्रॉफिट या लॉसेस हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्या हम ये बिज़नेस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो हाँ, अगर कुछ जो टर्म्स रहती है अगर हम उनको पढ़ लें, उनको एनालाइज करें, तो हम इजीली इस बिज़नेस को समझ सकते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ हाई रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। तो एज पर द गवर्नमेंट एंड IRDAI रूल्स, जो भी इंश्योरेंस कंपनी रहती है उनको इनिशियली जो कैपिटल गेंस है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो उसको सेव करके रखना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी ये चाहती है कि जो भी पॉलिसी होल्डर है उसका प्रोटेक्शन बने रहे और उसको टाइम पे अगर उसे कुछ इंजरी या कुछ डेथ होती है तो उस टाइम पे उसे प्रॉपरली पैसा मिले, रिटर्न मिले वापस। तो इसीलिए यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को इन एडवांस में ज़्यादा कैपिटल रखना पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ कैपिटल इंटेंसिव की, तो यहाँ पे बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट होता है न्यू एंट्री प्लेयर्स को एंटर करने के लिए, क्योंकि जो इंश्योरेंस जो बिज़नेस है वो यानी कि थोड़ा वास्ट है और इसको समझने के लिए थोड़े क्वालिटी प्रमोटर्स चाहिए और बहुत अमाउंट में कैश भी चाहिए, कैश फ्लो रिक्वायरमेंट बहुत रहती है, क्योंकि एज़ पर द गवर्नमेंट एंड IRDAI रूल्स उनको इनिशियली जो उनके रिज़र्व्स है वो उनको सेव करके उनको दिखाना पड़ता है उनके वर्कशीट में, ताकि फ्यूचर में अगर पॉलिसी होल्डर्स को कुछ होता है तो फिर इन टाइमली मैनर इंश्योरेंस कंपनी उनको पे कर पाए। चलिए अब देखते हैं, मोस्टली हम लोग इस टॉपिक इन इन दिस वीडियो में लाइफ इंश्योरेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ प्राइवेट प्लेयर्स की, तो आफ्टर 2000 उनको करीबन 20 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हुए। और जो प्लेयर्स जो कि क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते, जिनके पास प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं है, जिनके पास प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, और जो फेल हो जाते हैं कमिटमेंट करने में, यानी कि जो टाइमली मैनर पे जो भी क्लेम सेटलमेंट है वो नहीं दे पाते, तो वो प्लेयर्स इस फील्ड में प्रॉस्पर नहीं कर पाते और वो निकल जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो मेन जो ब्रांड्स हैं इन इंश्योरेंस कंपनी वो है HDFC, ICICI, SBI, और इनका जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी ब्राइट है, यानी कि क्योंकि इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वेरी वेरी डिसेंट है और टाइमली मैनर पे उनका जो प्रॉफिट है वो स्लोली स्लोली ग्रो होता जा रहा है। अभी ये स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस क्या होता है, यानी कि इंश्योरेंस बिजनेस में एक्चुअली क्या होता है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉलिसी लेता है और जो पॉलिसी प्रोवाइड करता है उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर मैं एक पॉलिसी होल्डर हूँ तो और मुझे किसी इंश्योरेंस से पॉलिसी चाहिए, तो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसी कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए जो इंश्योरेंस कंपनी रहती है वो पॉलिसी होल्डर से एक अपफ्रंट प्रीमियम चार्ज करती है ऑन रेगुलर इंटरवल्स और टाइमली मैनर। तो इससे क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी रहती है उनके पास अपफ्रंट में एक जो प्रीमियम है वो आ जाता है। उसी प्रकार अगर आप हम इसको बैंक से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि बैंक में भी जब हम अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो अपफ्रंट हमें बैंक डिपॉजिट करना पड़ता है, उसी के बाद ही हमारा अकाउंट ओपन होता है और हम बाकी के सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इन द सेम वे इंश्योरेंस में भी पॉलिसी होल्डर को अपफ्रंट प्रीमियम पे करना पड़ता है इन ए डिफरेंट इंटरवल्स ऑन ए टाइमली मैनर। तो जैसा कि मैंने बताया ये मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है तो उसको जो पे आउट है वो लमसम में, जैसे कि मैंने बताया एंडोमेंट पॉलिसी में जब मैच्योरिटी ख़त्म होती है तो उनको जो पे आउट है वो लमसम में देना पड़ता है, या तो डेथ के बाद, या तो अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइवल कर जाता है, मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद।
और यूलिप्स जो है दैट इज़ ऑल्सो सेम लाइक म्यूचुअल फंड, जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है और रिस्क कवर कम रहता है। अब इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी पैसे कैसे कमाती है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि जो प्रीमियम इनकम फ्रॉम पॉलिसी होल्डर्स, तो जब पॉलिसी होल्डर कोई इंश्योरेंस लेता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसे अपफ्रंट में एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो जो भी प्रीमियम कलेक्ट होता है पूरे पॉलिसी होल्डर से, वो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अर्न करती है। लेकिन वो जितना भी पैसा रहता है वो उनके करंट अकाउंट में नहीं पड़ा हुआ रहता है। वो लोग क्या करते हैं, वही पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ से उन्हें जो प्रॉफिट आता है इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेंस, तो वहाँ से वो लोग कमाते हैं। और वही पैसा फिर आगे जाके फ्यूचर में अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ होता है तो वहीं से उनको पैसा पे किया जाता है। उसी के साथ साथ जो मिसलेनियस इनकम है, जैसे कि पॉलिसी होल्डर ने लेट प्रीमियम पे किया तो उसका जो लेट फी चार्जेस रहती है, या फिर पॉलिसी बीच में ही लैप्स हो गई, पॉलिसी एंड हो गई बीच में, तो जितना भी पॉलिसी होल्डर ने पे किया है वो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट बन जाता है। अभी इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं इंश्योरेंस कंपनी में। तो फर्स्ट है कमीशन। तो जब कोई नई कंपनी लॉन्च होती है मार्केट में, तो उसे हमें मार्केट में जो उनके प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको मार्केटिंग करना पड़ता है। और जो भी एजेंट उस कंपनी में काम करते हैं तो उन्हें कमीशंस प्रोवाइड किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो। ठीक है। सेकेंड थिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो भी उनके जो प्रीमाइसेस रहते हैं, जहाँ पे यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंटरनेट बिल है, और जो अंडर राइटर्स है, जो लोग पॉलिसी क्रिएट करते हैं, तो वो आ जाते हैं उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। फिर उसके बाद है बेनिफिट्स पेड टू पॉलिसी होल्डर्स। तो जैसे कि मैंने बताया है कि देर आर सम पॉलिसीज़ जहाँ पे मैच्योरिटी के बाद जो बेनिफिट है वो पॉलिसी होल्डर को पे करना पड़ता है, तो वो हो गया बेनिफिट्स पेड टू पॉलिसी होल्डर। फिर देर आर सम पॉलिसीज़ लाइक एंडोमेंट पॉलिसीज़, जहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर पार्टिसिपेट करता है उस प्रोडक्ट में तो उसे बोनस भी दिया जाता है। तो दीज आर द एक्सपेंसेस ऑकर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जो पैसा अपफ्रंट में पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है तो वो प्रॉफिट में नहीं गिना जाएगा, दैट इज़ एक्सपेंसेस ओनली, बिकॉज जो भी प्रीमियम अपफ्रंट में पे होता है तो पूरा हम लोग उसे प्रॉफिट में क्यों नहीं कंसीडर कर सकते, बिकॉज फ्यूचर में अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ डिसेबिलिटी होती है या डेथ होती है तो उस टाइम में इंश्योरेंस कंपनी को टाइमली मैनर में पॉलिसी होल्डर को पे करना पड़ता है, तो हम उसे कम्प्लीटली प्रॉफिट नहीं बोल सकते। ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ ए लार्ज पोर्शन ऑफ प्रीमियम इज़ टू बी एलोकेटेड फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। तो जैसा मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट और आईआरडीए का रूल है उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को एक लार्ज पोर्शन ऑफ द प्रीमियम है उसे सेव करके रखना पड़ता है, उसे रिजर्व्स में दिखाना पड़ता है, ताकि फ्यूचर में अगर उन्हें पॉलिसी होल्डर को पे करना पड़े तो उनके पास प्रॉपर अमाउंट में पैसा अवेलेबल रहना चाहिए। अब इस स्लाइड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट्स कहाँ पे होते हैं और लॉसेस कहाँ पे होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोविज़न ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। तो जैसा मैंने बताया कि अगर पॉलिसी होल्डर को फ्यूचर में कुछ डिसेबिलिटी होती है, डेथ होती है, या फिर उसकी जो पॉलिसी हो मैच्योर हो जाती है, तो उन एग्जांपल्स में इंश्योरेंस कंपनी को उन्हें फ्यूचर में पे करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है वैल्यूड ऑफ बाय एक्चुटरीज़। तो एक्चुटरीज़ क्या होती है, ये एक रिसर्च टीम होती है। जो एक्चुटरीज़ मीन्स इंश्योरेंस कंपनी में उन्हें रिसर्च एनालिस्ट कहा जाता है। तो वो लोग जो मॉर्टेलिटी रेट है, अभी जैसे आप इंडिया की बात कर लीजिए, तो वो लोग के पास पूरी चार्ट अवेलेबल रहता है पूरी पॉपुलेशन का, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एजेस का उनके पास डाटा रहता है कि कितना मॉर्टेलिटी एजम्पशंस हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है।
कितने स्मोकर्स है, कितने नॉन स्मोकर्स है, कितने लोगों को डायबिटीज़ है। तो विद द हेल्प ऑफ द डाटा वो लोग एक मॉर्टेलिटी एजम्पशन रेट टैली करते हैं और उस हिसाब से फिर वो लोग पॉलिसी का सेटअप करते हैं। उसी के साथ साथ वो लोग ये भी एज्यूम करते हैं कि जो भी प्रीमियम आया है और जो भी वो प्रीमियम उन लोगों ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में लगाए हैं तो उससे उनको कितना रिटर्न आएगा, क्योंकि उस हिसाब से ही उनके पास जो कैश फ्लो अवेलेबल रहेगा वो पॉलिसी होल्डर को पे किया जाएगा। ठीक है। अभी वेयर आर द हिडन चार्जेस। तो कभी भी आपने देखा होगा कि अगर जब नई न्यू इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च होती है तो उन्हें बहुत सारा लॉसेस होता है, बिकॉज जब वो कंपनी न्यू रहती है तो वो जेस्टेशन पीरियड में रहती है। तो मार्केट में ब्रांड बिल्ड करने के लिए और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करने के लिए जो स्टार्टअप का जो एक्सपेंसेस रहता है उसको पूरा कवर करने के लिए उन्हें जो इनिशियल टाइम में यानी कि उसको बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए काफ़ी पैसा लगता है। तो इसीलिए वहाँ पे प्रॉफिट जो है वो जो प्रॉफिट का जो है वो कम शो करता है। ठीक है, बैलेंस शीट्स में। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि दिस एंटायर मार्केटिंग एक्सपेंसेस फॉर ए मल्टी लेयर कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो काफ़ी सालों के लिए होता है, लेकिन एज़ पर द रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट एंड IRDA उनको पहले साल में ही यानी कि रूल्स के हिसाब से उनको बुक्स में शो करना पड़ता है कि उनके पास इतना पैसा है कि वो फ्यूचर में पॉलिसी होल्डर्स को पे कर सके। और जो थर्ड पॉइंट है कि जो अप्रोच है उनको वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलना पड़ता है कि जो भी उन लोगों ने एस्टिमेट लगाया है तो वो प्रॉपर उनको फ्यूचर में जो रिटर्न्स है वो जो शेयर मार्केट में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से प्रॉपर अचीव हो, और जो भी मॉर्टेलिटी रेट है उन लोगों ने जो एनालाइज किया है वो प्रॉपर फिट हो पॉलिसी में। अभी हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं। अभी अगर इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट कमाना है तो उनके जो भी एक्सपेंस रेशियो रहते हैं जैसे कि मार्केटिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोडक्ट सेटअप हो गया, और जो उनके अंडर राइटर्स जो उनकी पॉलिसी बनाते हैं उनके जो एक्सपेंसेस रहते हैं, तो अगर वो चीज़ कंट्रोल में आ जाए तो वहाँ पे वो लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। देन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है एक्चुएरियल एजम्पशन कि वो कितना कंजर्वेटिव सोचता है। तो जैसे मैं कहूँ कि मॉर्टेलिटी एस्टिमेट, तो एक एज क्राइटेरिया रहता है, एक एज क्राइटेरिया रहता है जहाँ पे जो डेथ रहती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर जो रिसर्च एनालिस्ट है वो अनुमान सही से लगा ले कि हमें किस लोगों को पॉलिसी देना चाहिए और कहाँ पे हम लोगों को लॉसेस हो सकते हैं ड्यू टू मॉर्टेलिटी रेट, यानी जितनी मृत्यु होती है, तो उस हिसाब से उन लोगों का अगर एस्टिमेट सही बैठता है तो वहाँ पे प्रॉफिट कमाया जाता है। फिर है इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। तो जो भी उनको अपफ्रंट जो प्रीमियम आता है पॉलिसी होल्डर से, तो वो पैसा वो लोग स्टॉक मार्केट या जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड्स उसमें वो लोग पैसा लगाते हैं। तो कितना जो इन्वेस्टमेंट पे उनको कितना रिटर्न हासिल हुआ फ्यूचर में, तो अगर उनको अच्छा रिटर्न हासिल हुआ है तो उनका जो प्रॉफिट है वहाँ पे भी बढ़ सकता है। और जो थर्ड काफ़ी मेन पॉइंट है फेवरेबल सिलेक्शन वर्सेस एडवर्स सिलेक्शन। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे जो पॉलिसी जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो अगर वो पॉलिसी उन्हीं लोगों को बेचे जो नॉन स्मोकर है, नॉन डायबिटिक है, तो जो उनका रिटर्न ऑफ द पेमेंट रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि जो उनके जो मृत्यु होने के जो चांसेस है या फिर जो डिसेबिलिटी होने के चांसेस है वो काफ़ी कम रहेंगे। उसी प्रकार अगर इंश्योरेंस कंपनी बड़ी सिटी में पॉलिसी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हो गए उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है, जो ट्रीटमेंट्स हो गए उनकी फैसिलिटी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू द छोटे विलेजेस और छोटे गांव में। तो अगर रिसर्च एनालिस्ट सही से अनुमान लगाता है कि कौन सी फेवरेबल कंडीशन में हमको उन्हीं लोगों को पॉलिसी देना है जो हमारी पॉलिसी में फिट बैठते हैं, तो वहाँ पे कंपनी अच्छे से एनालाइज कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी जब आप लोग पॉलिसी लेते हैं तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या रहता है, उसमें पूछा जाता है कि आप नॉन स्मोकर हो कि स्मोकर हो,
आप डायबिटीज़ हो या और कुछ बीमारी है आपको, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि अगर वो कंपनी वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो उनका फेवरेबल सिलेक्शन नहीं होगा और वो कंपनी लॉसेस में भी जा सकती है। क्योंकि अगर उन लोगों ने कुछ एडवर्स सिलेक्ट कर लिया, कोई ऐसे बंदे कि जिनको स्मोकिंग की हैबिट्स है या जो अल्कोहलिक है या फिर उन्हें कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, तो वहाँ पे उनको लॉसेस हो सकता है। इसीलिए जो अंडर राइटर्स रहते हैं, जो पॉलिसी क्रिएट करते हैं, वो बहुत क्लेवरली यानी पॉलिसी क्रिएट करते हैं और उनका जो सिलेक्शन रहता है काफ़ी फेवरेबल रहता है ताकि उनको फ्यूचर में जाके कुछ लॉसेस ना हो। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो पहला है पीपल लिव लॉन्गर। तो जैसे कि आप देखोगे, अगर कोई आदमी की एज 30 ईयर्स है, तो अगर उसकी उसकी जो अगर वो 30 से ज़्यादा जी लेता है, जैसे 50 ईयर्स तक जी लेता है, तो जो उसका 20 साल है वो और बढ़ जाता है। तो 20 साल बढ़ने के कारण क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी को और टाइम मिल जाता है कि जो भी पैसा उन लोगों ने इन्वेस्ट करा है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में, वहाँ से उनको रिटर्न्स अच्छे आने के चांसेस है। तो इंश्योरेंस कंपनी में जितना आदमी ज़्यादा लिव यानी ज़्यादा जिएगा, तो उतना इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। क्योंकि अगर उसकी मृत्यु या उसको अगर कुछ डिसेबिलिटी कम एज में हो गई, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को वहाँ पे उसे पे करना पड़ता है। सेकेंड थिंग है इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अचीव्ड आर हायर। तो इंश्योरेंस कंपनी जहाँ भी इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रीमियम का पैसा जो उन्हें मिलता है पॉलिसी होल्डर से, तो वो जहाँ पर इन्वेस्ट करती है, तो अगर वहाँ से उनको अच्छे रिटर्न्स एक्वायर होते हैं, तो वहाँ पे उनके पास अच्छा एक कैश फ्लो जनरेट होता है आगे फ्यूचर में किसी भी तरह से पॉलिसी होल्डर को पे करने के लिए। देन एक्सपेंसेस आर हायर। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर इंश्योरेंस कंपनी जो उनके एक्सपेंसेस रहती है उनको कंट्रोल कर लेती है, जैसे कि उनके जो प्रीमाइसेस है, जहाँ पे उनके ऑफिसेस रहते हैं, जो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, जो कमीशन एजेंट्स को दिया जाता है, तो अगर वो उसे कंट्रोल कर लेती है, तो वहाँ पे वो लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और द फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट रेट गोज़ अप। तो यहाँ पे अगर आप बैंक से कंपेयर करें तो टोटली उल्टा है। बैंक में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बैंक सही से परफॉर्म नहीं करता है। बट अगर इंश्योरेंस कंपनी में इंटरेस्ट रेट हायर होता है, तो यहाँ पे उसे प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। अभी क्या इंश्योरेंस कंपनी में क्या गलत हो सकता है, वो यहाँ पे हम देखेंगे, व्हाट कैन गो रॉन्ग। तो फर्स्ट थिंग इज़ लॉन्गर बियर मार्केट इन इक्विटीज़। तो अगर लेट्स सपोज जो प्रीमियम उनको अपफ्रंट आता है पॉलिसी होल्डर से, और अगर वो पैसा वो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर में अगर बियर मार्केट फेज़ काफ़ी लंबा रहता है, जहाँ पे यानी कि बुल फेज़ आने का चांसेस बहुत कम है, और बियर मार्केट काफ़ी सालों तक कंसिस्टेंटली रहता है, तो उनको जो लगाया हुआ पैसा है वहाँ पे उनको रिटर्न्स काफ़ी कम आने के चांसेस है। तो यहाँ पे गलती हो सकती है। यहाँ पे जो उनके जो एक्चुटरीज़ है उनको प्रॉपरली रिसर्च करना पड़ता है कि जो लगाया हुआ पैसे से उनको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं। तो जैसे कि एक जापान की एक स्टडी थी, वहाँ पे करीबन 20 to 30 ईयर्स तक बियर मार्केट था, जिसके कारण इंश्योरेंस कंपनी को काफ़ी इम्पेक्ट हुआ था। तो ये बात रिसर्च एनालिस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी लगाया हुआ पैसा है, अगर लॉन्गर बियर मार्केट रहेगा तो उनको नुकसान हो सकता है। सेकेंड थिंग, लो इंटरेस्ट रेट। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी में जो इंटरेस्ट रेट अगर गिर जाता है, तो वहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको नुकसान पड़ सकता है। डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएशन। तो अगर जो उनकी जैसे कि इंडिया है, तो अगर इंडिया की जो डोमेस्टिक करेंसी है वो अगर प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं होती है कंपेयर टू डॉलर्स वैल्यू एंड अदर करेंसी, तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं इस इंश्योरेंस सेक्टर की, तो मुझे काफ़ी फेवरेबल लगता है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और जो मेरे मल्टीपल स्टॉक रिकमेंडेशन रहेंगे वो है HDFC लाइफ, SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड ICICI प्रूडेंशियल।
तो इनमें से अगर मैं यानी कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर मैं दूंगा तो वो मैं दूंगा एच डी एफ सी लाइफ। एच डी एफ सी लाइफ बिकम द न्यूएस्ट निफ्टी मेंबर ऑन फ्राइडे रिप्लेसिंग वेदांता इन द 50 पैक। तो एच डी एफ सी लाइफ जो है उसे अभी निफ्टी 50 में जब भी जगह मिल गई है, और नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द निफ्टी 50। तो जैसे कि एच डी एफ सी लाइफ है उसे अभी आए हुए ज़्यादा साल नहीं हुए, 3-4 ईयर्स ही हुए हैं। और 3-4 ईयर्स में निफ्टी 50 का पार्ट बढ़ना, दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट। सो दैट इज़ द वन पॉइंट। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एच डी एफ सी लाइफ का फंडामेंटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप एच डी एफ सी लाइफ का मार्केट कैप देखेंगे तो यहाँ पे है 1,19,125 करोड़। ओके। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि इनका जो प्लेज परसेंटेज है वो पूरा टोटल ज़ीरो है। मींस इन लोगों ने, इन जो प्रमोटर्स हैं उन लोगों ने कोई भी जो शेयर्स है उसको गिरवी नहीं रखा है। तो प्लेज परसेंटेज का मीनिंग है कोई भी जो स्टॉक्स है या शेयर्स है वो गिरवी नहीं है। यहाँ पर अगर मैं डेट की बात करूँ, डेट टू इक्विटी, तो 0.08 काफ़ी कम है, ओनली 600 करोड़ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 19.6 है। अगर आप इसका आर ओ सी देखेंगे तो 20.2% है, जो कि अच्छा हेल्दी है। अगर मैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे आपको शो करूँ तो ये अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली ये इंक्रीज़ हो रहा है। सितंबर 2009 में 233 था, देन इन दिसंबर 2009 249, देन इन मार्च ये थोड़ा कम हुआ था कोविड आने के कारण, बट अगेन जून में ये रिकवर हो गया एंड इट्स 444 नाउ। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। इन दिसंबर 2019 251 करोड़, देन इन मार्च 2020 ये 312 करोड़ था, और जून में ये बढ़ के 451 करोड़ हो गया। अगर मैं इनका यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखूँ तो यहाँ पे भी देखिए आप, अगर मैं पिछले 3 साल का यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करके बताऊँ तो ये स्लोली स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है। और इनका नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 1000 करोड़ से लेके अभी 1200 करोड़ इंक्रीज़ हुआ है। अगर मैं यहाँ पे रिज़र्व्स की बात करूँ तो रिज़र्व्स भी अगर आप देखोगे कंपेयर टू मार्च 2018 जो 2600 करोड़ के लगभग था, वही अभी सितंबर 2020 में 5803 करोड़ है। और जो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे बोरोइंग्स इनकी ज़ीरो थी, लेकिन अभी रिसेंटली उन लोगों ने सितंबर 2020 में 600 करोड़ की बोरोइंग्स है, जो काफ़ी मिनिमल है, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर मैं फंडामेंटली यहाँ पे देखूँ तो कंपनी मुझे वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छी लगती है। और अगर मैं आपको इसका मैक्स चार्ट यहाँ पे शो करूँ तो कंपनी लिस्टेड हुई थी यहाँ पे 2017 नवंबर में, जो 344 रुपये 60 पैसे पे थी। और ये बढ़ के इसने हाईएस्ट बनाया था 631 रुपये का। और फिर अभी ये अवेलेबल है 589 रुपये 75 पैसे पे 30 अक्टूबर के चार्ट के हिसाब से। तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जो कि लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। जब तक आदमी ज़िंदा रहेगा तो इंश्योरेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी। और जैसे कि पहले कहा जाता था कि रोटी कपड़ा और मकान, बट अभी तो रोटी कपड़ा मकान और इंश्योरेंस ऐसा हो गया है। तो इंश्योरेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था ड्यू टू कोविड-19, तो उसके कारण भी लोगों में काफ़ी जागरूकता आ गई है। लोग काफ़ी यानी कि प्रोटेक्शन जो उनकी जो हेल्थ है उसके काफ़ी अवेयर हो गए। तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी का जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट लगता है। और आप जब भी आपको ये डिप में मिले यानी कि लोअर रेट में मिले तो आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि एच डी एफ सी लाइफ मेरे पोर्टफोलियो का भी एक पार्ट है। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है।
और मैं यही सलाह दूंगा कि जब भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने जो भी आपके रिसर्च एनालिस्ट है या फिर जो एडवाइज़र है जो आपको एडवाइस करते हैं, आप उनकी सलाह ले पहले, तो उसके बाद इन्वेस्ट करें। ठीक है। तो मेरी जो अ, इन तीनों में से जो भी रिकमेंडेशन रहेगी, ये तीन कंपनी में से, उसमें मैं प्रेफर करूँगा HDFC लाइफ को। जैसे कि मैंने बताया, वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छा है, और निफ्टी 50 का भी पार्ट है, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है उनको। तो मैं अगर इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करूं, तो अभी जो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है वो 590 है, लेकिन कुछ सालों में मुझे लगता है कि ये जो प्राइस है ये क्रॉस होगा 1000 रुपीज़। ठीक है। उसी के साथ साथ आप इसके जो दूसरे पीयर्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, SBI लाइफ इंश्योरेंस, इसका भी जो मार्केट कैप है वो 76,000 करोड़ 919 रुपये का है। और यहाँ पे भी अच्छी बात है कि इसके प्रमोटर के भी जो शेयर्स है वो भी कुछ गिरवी नहीं रखे हुए। दूसरी अच्छी बात है, यहाँ पे जो इसका डेट टू इक्विटी रेशो है वो ज़ीरो है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, ज़ीरो डेट कंपनी है। और इसका जो ROC है वो भी काफ़ी हेल्दी है, 21.9। तो जो ROC रहना चाहिए वो 20 के ऊपर रहना चाहिए। और अभी जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी अभी अभी कुछ ही साल हुए हैं इसे मार्केट में लॉन्च हुए हुए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसका ROC काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ, तो अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए आप, दिसंबर 2019 में 456 करोड़ था। मार्च 2020 में डिक्रीज़ हुआ क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन जो कोविड-19 क्रिएट हुई थी, उसके कारण जो स्टाफ था वो काफ़ी लिमिटेड स्टाफ था अवेलेबल फॉर द ऑडिट ऑफ द इंश्योरेंस, और अवेलेबिलिटी काफ़ी कम थी। बट लोगों में जैसे अवेयरनेस बढ़ता गया हेल्थ के प्रति और उनके प्रोटेक्शन के प्रति, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी यानी जो उनके जो सेल्स है वो बढ़ना स्टार्ट हुए। तो जून 2020 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट जंप हुआ है 618 करोड़ का, जो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं उसी हिसाब से प्रॉफिट की बात करूँ, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे 390 था, फिर 531 हुआ, फिर 391 हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। अगर मैं यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट की यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2018 में 1150 करोड़ थी कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि बढ़ के मार्च 2020 में 1422 करोड़ हो गया है। यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर आप देखिए, यहाँ पे जो इनके रिजर्व्स है ये भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। मार्च 2019 में 6,576 करोड़ था, जो बढ़ के 8,663 करोड़ हो गए। और सबसे अच्छी बात है, इनकी बोरिंग्स टोटली ज़ीरो है। तो डेट फ्री कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और जब भी यानी कि आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो फर्स्ट यही देखिएगा कि कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है कि नहीं। अगर कंपनी कर्जा मुक्त है तो यानी कि प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। तो मेरी यही रिकमेंडेशन रहेंगी कि अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस इस HDFC लाइफ, और सेकंड प्रेफरेंस SBI लाइफ इंश्योरेंस। मैं इंश्योरेंस पे क्यों ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वर्ल्ड वाइड पेनिट्रेशन देखेंगे, तो अगर आप कंपेयर करेंगे जो एडवांस्ड इकोनॉमी है जैसे USA, UK, तो उन लोगों का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो है 10%, 12%। बट जो इंडिया का पेनिट्रेशन है वो है ओनली 3.7%, जो कि काफ़ी कम है। तो अगर आप 100% पॉपुलेशन में से ओनली अगर 3.7% ही अभी जागरूक है लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने के लिए, इंश्योरेंस खरीदने के लिए, तो सोचिए अभी कितना आगे प्रॉफिट आना बाकी है, कितना वहाँ पे एक्सपोजर होना बाकी है। तो इसीलिए मेरी यही सलाह रहेगी कि आप लोग इन दो कंपनी में इन्वेस्ट करिए, एक HDFC लाइफ इंश्योरेंस और एक SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो मैं यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।